हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेडरिक विंसल टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या शॉर्ट में बोले टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट या फेडरिक डब्ल्यू टेलर। एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, फेडरिक डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर या सिर्फ टेलर्स, राइट। आपको तीनों नाम याद रखना है। बस मेन यहाँ पे जो है वो आपका मेन पॉइंट है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपका मेन पॉइंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है। ओके। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास कौन कौन से थॉट्स अवेलेबल है, लाइक क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड लास्ट हमारा था जो था मॉडर्न मैनेजमेंट। तो जिसमें से हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसमें से पहला है हमारा टेलर्स का। जो टेलर का प्रिंसिपल था, ये था हमारा क्लासिकल थॉट में। क्लासिकल थॉट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन लोगों ने थोड़ा सा डेवलप किया और इन लोगों ने लोगों को पैसे से अच्छे काम करवाने की इच्छा रखी और साथ में उनको काम कैसे देना उसके बारे में डिसाइड किया था। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि फेडरिक डब्ल्यू टेलर ने क्या सोचा था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या सिचुएशन हुई थी कि इनको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो सारी चीजें मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, सो उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना। फेडरिक विंसलो टेलर वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। तो याद रखना है सबसे पहले, ही वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ही वॉज अ मैकेनिकल अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर एंड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन क्लासिकल थॉट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इन्होंने ही मेन स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ फादर, राइट। तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पता नहीं क्यों सीधा नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, जैसा है वैसे ही मैं रहने देता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई तो दे ही रहा है। आगे लिखा, इन द स्टार्टिंग फेज ही इज जॉइंड एज अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री। स्टार्टिंग में देखो एज अप्रेंटिस के तौर पे ज्वाइन किया था, बट सिचुएशन क्या हुआ, आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग इन वेरियस कंपनीज ही बिकेम ए मैनेजर इन बेथलेम स्टील कंपनी। सी, स्टार्टिंग में इन्होंने क्या था, ये अप्रेंटिस के तौर पे ज्वाइन किए थे, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये क्या बन गए थे? मैनेजर बन गए थे। और मैनेजर कहाँ बन गए थे? बेथलेम स्टील कंपनी करके थी, वहां पे बन गए थे। And during this period, F.W. Taylor for the first time presented the principle of scientific management, and hence he is known as a father of scientific management. तो ये आपको 1 मार्क्स MCQ में 1 मार्क्स जो वन वर्ड सेंटेंस का क्वेश्चन आता है उसमें आपको याद रखना होगा कि हु इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो याद रखना है, फेडरिक डब्ल्यू टेलर is known as the father of scientific management, right? In any business unit normally two classes are important. अब इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या चीजें इन्होंने बताई थी वो समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में दो ही कैटेगरी होती है। एक होता है ऑनर्स की कैटेगरी और एक होता है वर्कर्स की कैटेगरी। यही दो कैटेगरी होती है। ऑनर्स मींस मैनेजर्स whose main purpose is optimization of profit and wealth। देखो, जो मैनेजर्स होते हैं या जो ऑनर्स होते हैं, उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन while employees are interested in higher wages and job satisfaction। देखो, जो फर्स्ट वाले पर्सन है इनका काम है प्रॉफिट कमाना और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी हमारा वर्कर्स, वो इंटरेस्टेड है हायर वेजेस में। वो किस में इंटरेस्टेड है? हायर वेजेस में एंड जॉब सेटिस्फेक्शन में। ये हमें याद रखना है कि he has divided categories in two parts। I mean, we can say कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो बिजनेस में बेसिकली टू कैटेगरीज होती है, एक ऑनर्स की, एक वर्कर्स की। ऑनर्स का मेन पर्पस होता है टू अर्न द प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, एंड एम्प्लॉइज का मेन पर्पस होता है टू गेट द हायर वेजेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन टू ग्रुप्स। अब इन दोनों का जो टारगेट है ना, वो क्या है? अलग अलग डिफरेंट टारगेट है। तो डिफरेंट टारगेट जहां पर भी होगा, प्रॉब्लम क्या होगी? वहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा। ये हम जानते हैं कि अगर दो लोगों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे अगर मैं और आप, हम दो साथ में हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमारे बीच में कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। आप कहीं और जा रहा है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली है। तो इन्होंने क्या कहा, फेडरिक टेलर चैलेंज्ड दिस ट्रेडिशनल मेथड एंड स्टार्टेड टू डेवलप अ न्यू मेथड। वर्कर वेयर आस्क्ड टू डू एज पर ऑर्डर इन द ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, उनको बोला जाता है भाई क्या काम करना है, बस बात खत्म, उससे ज्यादा किसी को कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पे याद रखना है इसमें, वर्कर्स वेयर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर, ये किसमें होता था? ट्रेडिशनल मेथड में होता था।
कि भाई जितना ऑर्डर दे दिया उसका काम करो चुपचाप। एंड दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ थंब, और इसी वजह से इसको क्या बोला, रूल ऑफ थंब। यानी कि हम ये लोग चाहते थे कि सब इनके हाथों के नीचे काम करे, अंगूठे के नीचे, कहते हैं हाथों के नीचे मेरे ही काम करे, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये ऐसा सिचुएशन था उस टाइम पे। एंड देयर वाज अ नो वॉइस ऑफ वर्कर, दैट्स व्हाई वहां पे वर्कर्स का वॉइस नहीं था। अगर वर्कर का वॉइस नहीं था, इट मींस डोमिनेंस ऑफ ऑनर्स इंक्रीज्ड। जब वर्कर का वॉइस नहीं है तो डोमिनेंस किसका होगा, डेफिनेटली ऑनर्स का होगा। तो ये कब था, ये ट्रेडिशनल मेथड में था, यानी एकदम बिगिनिंग में। लेकिन आगे क्या हुआ, दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड अ न्यू कांसेप्ट विद अ साइंटिफिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब टेलर आए, उन्होंने स्टडी किया, मैनेजर बन गए बेथलेहम स्टील कंपनी में, तो उन्होंने देखा, महसूस किया, फील किया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट दिया विद अ साइंटिफिक अप्रोच। और इस साइंटिफिक अप्रोच में उन्होंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, उन्होंने नया साइंटिफिक अप्रोच दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर साइंटिफिक अप्रोच एक्चुअली था क्या। तो बस अभी इतना समझो कि इन्होंने जो मेथड दिया था वो साइंटिफिक वे में दिया था इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे फेमस हो गया था। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था, उसके लिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन है, उनको हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे अगर नॉर्मल मीनिंग की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन। ये क्या था, बेसिकली इट वाज अ मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी वर्कर्स के बारे में यहाँ से सोचना शुरू हुआ था ऑन द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री। दैट्स व्हाई मैंने बोला ना कि वर्कर्स के बारे में यहाँ से सोचना स्टार्ट हुआ था। एंड इट्स टोटली मेंटल रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज, कलीग्स एंड ऑनर्स। और यहाँ पे जो मेंटल रिवॉल्यूशन था किसके लिए था, उनके काम को लेके, उनके ड्यूटीज को लेके, उनके कलीग्स को लेके, एंड फाइनली उनके ऑनर्स को लेके, यानी इन सभी चीजों को लेके, जिस जिस चीजों से वो किसी भी कंपनी में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उन सभी चीजों को लेके एक मेंटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। एंड दैट रिवॉल्यूशन वाज नोन एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि टेलर ने ये बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और किसके थ्रू करना है, वो भी कैसे, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। ये बात किसने कहा था, टेलर ने बोला था। टेलर ने क्या बोला था कि अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, मैनेजर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आपको किससे काम करवाना है, कौन से आदमी से काम करवाना है, कितना काम करवाना है, और उसका बेस्ट वे क्या है और चीपेस्ट वे। याद रखना, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे दोनों होना चाहिए, बेस्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि, कहते हैं ना, मैक्सिमम बेनिफिट में मिनिमम कॉस्ट वाली बात आ जाती है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले लेकिन कॉस्ट कैसा हमारा, मिनिमम हो। तो ये बात किसने कहा था, ये बात बोली थी टेलर ने। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, क्या लिखा है। टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ नोइंग एग्जैक्टली, ध्यान से समझना क्या लिखा, बोला था इन्होंने, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्या लिखा है, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। आप क्या चाहते हो अपने आदमी से, आप अपने आदमियों से क्या काम करवाना चाहते हो, एंड देन सी टू इट दे डू इट। ध्यान से समझना, और बाद में ये देखना है कि वो उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कैसे, इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। यानी ये याद रखना है कि पहले तो आपके अपने आदमियों से क्या काम करवाना है वो देखो, फिर ये देखो क्या वो काम कर रहे हैं और काम कैसे करना है, बेस्ट और चीपेस्ट वे में काम करना। ऐसा नहीं हो कि काम तो किया लेकिन बहुत महंगा पड़ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिंस फ्रेडरिक टेलर हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर, अब देखो पहली बात तो वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इंजीनियर, जिसको हम बोलते हैं ना जुगाड़ू। सबसे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई जुगाड़ू इंसान है तो वही इंजीनियर्स, राइट। ही फाउंड दैट टिल वर्कर्स विल नॉट गेट हायर इन मोटिवेटेड वेज रेट दे विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। इन्होंने जो चीजें फाउंड की थी, वो फाउंड किया था कि वर्कर्स को चाहिए मनी। एक्चुअली इन्होंने मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, वेज है। याद होगा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो हमारा क्लासिकल था बेसिकली वो डिपेंडेंट था इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिकल था, राइट। इसीलिए मैंने कहता हूं कि पिछली क्लास आप जरूर देखा करें ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो इन्होंने जो चीजें देखी थी वो क्या देखा था कि इकोनॉमिकल वे की बात होती है, यानी वेज की बात हो रही है। ही फाउंड दैट टिल वर्कर्स विल नॉट गेट हायर एंड मोटिवेटेड वेज रेट। क्या बोला, टिल वर्कर्स विल नॉट गेट higher and motivated wage rate they will not work efficiently। तो यहां याद रखना है not work efficiently, ये इन्होंने फाइंड आउट किया था। without getting work done in the traditional way to get higher productivity scientific methods should be used to have a lower production cost। और इसीलिए यहाँ पे एक बात आई, भाई ट्रेडिशनल वे से काम करवाना पॉसिबल नहीं है, हायर अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें क्या यूज करना होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करना होगा, और वो भी कैसे, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट के थ्रू। एज अ मैनेजर्स डू नॉट लोअर वेज रेट एंड एम्प्लॉइज मे नॉट वर्क। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, he suggested adopting a scientific method। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स भी थोड़े से कैसे होते हैं ना कि वर्कर्स भाई पैसे चाहिए उनको, काम कर रहे तो मेहनत कर रहे तो पैसा चाहिए उनको। और मैनेजर्स कैसे होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं ना
कि वो सोचता है कि हमारा कम से कम खर्चा और मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो साइंटिफिक अप्रोच आया वहां पे। साइंटिफिक अप्रोच में क्या बोला, एज अ चैलेंज टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ही प्रेजेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ रिवोल्यूशनरी थॉट वेयर बिलो स्टडीड मैटर्स वेयर कंसीडर। अब देखो साइंटिफिक अप्रोच में क्या पॉइंट्स इन लोगों ने इंक्लूड किया था, तो वो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। नंबर 1, each worker should be assigned work as per his mental and physical ability। पहली बात तो याद रखना है कि असाइन जो करना है वो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी के बेस पे करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता असाइनमेंट जो देना है वो कैसे देना है, वर्कर्स के मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी के बेस पे। सेकंड पॉइंट, each worker should be instructed to perform maximum work as per category। और जो भी कैटेगरी में काम दिया, जो भी काम उनको दिया है, उनको याद रखना है वो परफॉर्मेंस कैसा करना है, मैक्सिमम करना है। यानी जो भी काम दिया होगा उसमें मैक्सिमम वर्क करना है, लेकिन वो काम कैसा दोगे आप, उनके मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी या एबिलिटी के दम पर दोगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। इतना होने के बाद क्या वर्कर्स खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं खुश रहेंगे। तो उसके लिए काम करना होगा, ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली। और जो वर्कर जो वर्क है वो अच्छे से कर रहे हैं, रैपिडली कर रहे हैं, शुड बी पेड मोर वेज। तो उनको ज्यादा पैसे देना है। और पैसा कैसा नहीं देना कि 5%, 10%, जैसे हम बोलते हैं ना 5% इंक्रीमेंट हो गया, 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो इससे वर्कर खुश नहीं होंगे। तो उनको क्या करना है, 30 to 100% उनको एक्स्ट्रा पैसा देना है, मोर देन 30 to 100% एज पर द सिचुएशन। जितना आपको अर्निंग हुआ है उसके बेस पे, ठीक है, जितना आपको अर्निंग हुआ उसके भी देखना है, 30 to 100% तक का उनको एक्स्ट्रा पैसा दो। क्लियर है इतना? तो 3 बातें इन्होंने बोली। क्या बोला, पहले तो वर्क असाइन करो कैसे, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी के दम पे। दूसरा, उनको ये बोलो कि भाई तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना है। नंबर 3, जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा दो। एक्स्ट्रा पैसा का मतलब है 30 to 100% एक्स्ट्रा देना है उनको, 5% 10% की बात नहीं होगी। क्लियर है इतना? तो ये 3 पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। तो ये तो बात 3 पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया था, लेकिन जब प्रिंसिपल की बात करें, कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते सीधा प्रिंसिपल, साइंटिफिक मेथड। पहला पॉइंट क्या था हमारा, साइंटिफिक मेथड। यानी प्रिंसिपल में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया था साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे क्या बोला था, टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड। यानी अगर हमें काम करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, साइंटिफिक मेथड यूज करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, मतलब ये है abandoning traditional methods and thinking how best work can be done by analyzing work scientifically। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसको अबेंडन करना है, मतलब छोड़ देना है, एंड थिंकिंग हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन। और हमें ये देखना है कि हम बेस्ट वर्क कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब है वर्कर को दबा के रखना है। यहाँ पे क्या है, वर्कर की एबिलिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेंटल फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क असाइन करना है। ये हो गया आपका साइंटिफिक मेथड। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, वर्कर को अगर आप कुछ बोल देते हो भाई तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लो, वर्कर्स की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो यहाँ पे उन्होंने इंक्लूजन ये किया कि एक प्लानिंग कोई और करे और उसको इंप्लीमेंट कोई और करे। मतलब एक्सपर्ट्स होंगे जो प्लान करेंगे और वर्कर्स होंगे उसको फॉलो करेंगे। तो वही बोला है, इंस्टीड ऑफ वर्कर्स डूइंग प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इट शुड बी लाइक एक्सपर्ट्स मेक प्लानिंग एंड वर्कर्स शुड फॉलो इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि एक काम करो, तुम अपने हिसाब से स्टडी कर लो, अपने हिसाब से ये चैप्टर रीड कर लो, फिर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूजन में रहोगे, आपको पूरा डाउट रहेगा, फिर भी आप डर की वजह से नहीं पूछोगे। मैं बात कर रहा हूं जब हम क्लासेस में बैठ के पढ़ते हैं तब, हम स्कूल में जब बैठ के पढ़ते हैं, क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तब, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो डेफिनेटली आप बोल दोगे, कोई डर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल आई बिलीव कि आप जब शेयर करोगे तो डेफिनेटली मैं उस बात को पॉजिटिव वे में लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो टेंशन नहीं लेना, ये तो मैं अपनी बात बोल दिया, कभी टेंशन नहीं लेना। अगर कोई भी मन में डाउट है डेफिनेटली जस्ट राइट डाउन द कमेंट, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब लेकिन हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। जैसा मैंने कहा कि जब हम क्लास में हैं और मैं बोल दूं तुम अपने हिसाब से कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, तो डेफिनेटली हो सकता है 10 में से 2 स्टूडेंट्स आके बोल दे, पर बाकी के 8 स्टूडेंट डर की वजह से नहीं बोलेंगे। सेम है। लेकिन अगर मैं प्लानिंग करूं, मैं तुम्हें ये बताऊं ये करो और ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो सारी एक्सप्लेनेशन कर दूं, सिर्फ तुम्हें उसको फॉलो करना है, देन दैट विल बी मच बेटर, राइट। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा तुम्हारा, तुम ज्यादा दिमाग लगा पाओगे अपने कामों में, राइट। तो याद रखना है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो प्लानिंग कोई और करे और वर्क कोई और करे, राइट। बात करते हैं थर्ड की, जॉब एनालिसिस। अब ये जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो वर्क अवेलेबल है, राइट, जो हमारे पास जॉब अवेलेबल है, इसके बारे में स्टडी करो। किसके बारे में स्टडी करो, जॉब के बारे में। जॉब के बारे में स्टडी करो कि क्या क्या इसके लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पे वही बोला है, जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडली विद लोअर कॉस्ट। जब आपको जॉब के बारे में पता होगा, जॉब मतलब कौन सा जॉब है उसके बारे में अगर सब कुछ पता होगा, तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि कैसे बेस्ट वे निकालना है और कैसे हमें स्पीडली वर्क करना है और विद अ लोअर कॉस्ट। जब तक आपके जॉब के बारे में नहीं पता है, आप नहीं कर सकते।
राइट। नंबर 2 है increase productivity can reduce cost of productions after studying time study, motion study and fatigue study। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, increase productivity can reduce cost of production। जब वर्कर्स का, जब मुझे पता है जॉब के बारे में सब कुछ डिटेल में पता है, तो ये डिटेल स्टडी मेरी हेल्प करेगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। और जब मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, इसका मतलब यह इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होगा, यानी जो हमारा प्रोडक्शन उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये रिड्यूस कब होगा? आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। अब मैं आपको टाइम एंड मोशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में, याद रखना है, किसी भी काम को करने के लिए, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अलग कलर में कर देता हूँ। याद रखना है टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कितना स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट है। क्या याद रखना है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, पेन चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कितना टाइम चाहिए होगा, राइट। तो व्हाट एवर टाइम रिक्वायर्ड, तो ये आपको याद रखना है। एक नॉर्मल सिचुएशन में व्हाट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड इज नोन एज अ टाइम स्टडी। ये जो इसकी स्टडी करोगे हो जाएगा टाइम स्टडी। बात करते हैं मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या होता है? देखो जहां पे वर्क होता है वहां पे देखो कैसा होगा, आप कुछ चीजों को लिफ्ट करोगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे, उनकी पोजीशन को चेंज करोगे, राइट, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, तो कभी सिटिंग अरेंजमेंट करना होगा, ये सारी चीजें। तो इनमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, भावनाओं में बह गया, तो जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में, इसी को हमें पढ़ना है और इसको क्या करना है, हमें कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना। उसका बेनिफिट क्या होगा? मोशन स्टडी करोगे, आपको लिफ्टिंग का जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, पोजीशन चेंज करने का एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, जो सिटिंग अरेंजमेंट करने का एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, अगर वो टाइम को हटा दो तो बाकी के वर्कर्स का काम अच्छे से ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। जैसे कि अगर टीचर्स ने आपको बोल दिया कि बेटा ये नोट्स बना के कंप्लीट करके लाओ, ये नोट्स बना के कंप्लीट करके लाओ, ये बना के कंप्लीट करके लाओ। अब उसमें क्या होता है, आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया है कि अगर आपको इतना सारा लिखने के लिए दे दिया जाता है तो आप लिखने में ही फोकस करने लगते हो, क्योंकि डर रहता है स्कूल में मार खाएंगे, डांट खाएंगे, पर बाकी का काम आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते। देखो, लिखना और प्रॉपर बैठ के स्टडी करना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। इन द सेम वे वर्कर्स कुछ अगर सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हैं और प्रॉपर काम करें, दोनों में डिफरेंस है। तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको बोलूं बेटा ज्यादा मेंटल वर्क, मतलब ये जो कहते हैं ना गधा मजदूरी, जिसको मेरी अपनी लैंग्वेज में गधा मजदूरी बोलता हूँ, गधा मजदूरी मत करो। नोट्स बनाओ, अपने लिए बनाओ, जो भी लिखो, अकाउंट्स में लिख रहे हो सम सॉल्व करो, अपने लिए करो, जितना हो सके उतना करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो मोशन फालतू में वेस्ट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा ना, तो आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप ज्यादा काम कर पाओगे, अच्छे से सम्स की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इन अ सेम वे बिजनेस में भी अप्लाई होता है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका जॉब एनालिसिस। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, मतलब जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड फिक्स होता है। जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच शुड बी डन इन एडवांस। इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेज एक्सेट्रा मैटर्स आर कंसीडर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट में देखा होगा आपने, जब एक सीरीज होती है तो उसमें दो अवार्ड्स मिलते हैं, एक होता है मैन ऑफ द मैच और एक होता है मैन ऑफ द सीरीज, राइट। ये अवार्ड्स किसको मिलता है? एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, भाई इस लेवल तक खेलेगा अगर प्लेयर तो उसके बेस पे उसको अवार्ड मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि 11 के 11 प्लेयरों को मिल जाएगा। जिस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब हुआ एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। उस स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं कि किसने बेटर वर्क किया है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किसने ज्यादा परफॉर्म किया है। तो हमें क्या देखना है, हमें इक्विपमेंट्स देखना है, टाइम देखना है, सिचुएशंस देखना है, रिसोर्सेज देखना है, जो चीजें अवेलेबल है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको अवार्ड्स देना है। किसको? वर्कर्स को। क्लियर है इतना? इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो ज्यादा बेटर वे में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या हमारा, साइंटिफिक सिलेक्शन। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ वर्क शुड बी डन अप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली for scientific standards. Benchmark like education of employees, skill, guts, physical strength, training, etc. can be considered. अगर किसी का इंटरव्यू को आपने सुना होगा या कहीं भी आप गए होंगे, जैसे मैं अभी अपनी बात करता हूँ, काफी पुरानी बात होगी, एटलीस्ट 2 साल तो हो ही गए होंगे।
ये कोरोना आया नहीं था उसके पहले की बात है। मैं एक गया था इंटरव्यू देने के लिए, राइट। एक कॉलेज था, वहां पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। एक्चुअली मैं क्वालिफाइड हूँ प्रोफेसर के लिए, तो दैट्स वाई मैं वहां पे गया था। तो वहां पे मुझे बोला गया कि प्लीज आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? इन्वायरमेंटल स्टडीज। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज मुझे पसंद ऐसा नहीं है, बट फील नहीं आता मुझे उसमें। रीजन कैसा है कि उसको मैंने कभी इतना सीरियसली पढ़ा ही नहीं था। अब हम जानते हैं स्कूल में भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज कभी नहीं पढ़ते थे, तो कॉलेज में कहाँ से कोई पढ़ा होगा। वो मुझे उन्होंने बोला, अगर मैं वो ज्वाइन कर लेता तो क्या मैं वही तरह से काम कर पाता जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फोकस हूँ? डेफिनेटली आंसर होगा नो, राइट। तो ये उनका जो सिलेक्शन था वो साइंटिफिक वे में नहीं था। अगर मैं हाँ बोल देता तो डेफिनेटली वो फंस जाते, प्लस मैं भी फंस जाता, जो स्टूडेंट्स थे वो भी फंस जाते। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला है कि सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डन एप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली। और उसके लिए हमें क्या करना है? एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा। और बेंचमार्क कैसा होना चाहिए? लाइक एजुकेशन कितना होगा उसका, उसकी स्किल्स क्या है, गट्स है कि नहीं। गट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रिस्क लेने की कैपेसिटी, ऐसे समझो। फिजिकल स्ट्रेंथ भी है भी कि नहीं है। अब ऐसा नहीं उससे ज्यादा काम करवा दो बेचारा बीमार पड़ जाए। ट्रेनिंग कैसा देना है, क्या है, इसको ट्रेनिंग कितनी देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें में कंसिडर करना होगा। और ये सारी चीजें हम जब कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसी के अंदर, moreover an employee should be assigned such work that must be according to his education, study and skill। ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे वो लोग ने काम दे रहे थे, लेकिन क्या मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। मेरा जो एजुकेशन था वो डिनाई कर रहा था कि भाई ये है ही नहीं, तू नहीं कर सकता ये, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल के बेस पे काम देना होगा। इससे क्या होगा? देयर शुड बी यूज ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे काम मिलता है तो ट्रेनिंग मुझे देके और बेटर बना सकते हैं, राइट। और वर्कर्स यानी कि अगर मैं ज्वाइन करता तो मैं और बेटर काम कर सकता एज पर द टाइम टाइम। जैसे टाइम और चेंज होता था मैं उस सब्जेक्ट में, उस पॉइंट में मैं और बेटर कर सकता था। बट स्टिल जो काम मुझे आता ही नहीं है, पहली बात तो उसको सिखाने में टाइम चला जाएगा, उनका मुझे सीखने में टाइम चला जाएगा। लेकिन वहां पे जो बेचारे स्टूडेंट्स यानी जो प्रोडक्ट है हमारे, वो तो खराब हो गया ना। तो उसी तरह से कंपनीज में भी होता है कि वर्कर्स को हमें काम उनके एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग देना है। और हमें ट्राई करना है कि उनके एजुकेशन का तो हम नहीं ज्यादा इंक्रीज कर सकते, बट स्टिल उनकी स्किल हम इंक्रीज कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग देके, राइट। एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंटिफिक टेस्ट शुड बी यूज्ड टू नो देयर वर्क इंटरेस्ट। और बीच बीच में हमें चेक करते रहना चाहिए कि उनका वर्क इंटरेस्ट क्या है, क्या चाहते हैं वो। इससे क्या होगा? आपको ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, जो भी है, सैलरी इंक्रीज करनी है, बोनस देना, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखा, आ भी गया। वहां से हमने बात की सैलरी इंक्रीज करने की, यहाँ पे आ भी गया। स्किल्ड वर्कर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल एंड अदर काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। जो अच्छे वर्कर हैं उनको एक्स्ट्रा फाइनेंस अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली वो क्या कर देंगे? छोड़ के चले जाएंगे, यानी लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटिवेटेड वेज स्कीम शुड हैव रिकमेंडेड फॉर दैट। और उसके लिए हमें क्या करना? अलग अलग टाइप का हमें मोटिवेटेड वेज स्कीम लेकर आना पड़ेगा कि कितना काम किया, कितना टाइम है, कितना पीस काम किया है। वो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। फिलहाल बस इतना याद रखो, मोटिवेटेड वेज होना चाहिए। मोटी वाला मोटी नहीं, मोटिवेटेड मतलब आपको अच्छा लगे ऐसा। दिस वेज सिस्टम मस्ट बी एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, एक बात और याद रखना है कि ये जो हमें वेज सिस्टम होना चाहिए ना, वो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के बेस पर होना चाहिए। किसके बेस पर होना चाहिए? इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अभी मैंने वो क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था। तो अब अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता है क्रिकेट में काम करने वाले सभी प्लेयर्स की जो सैलरी है वो अलग अलग है। 11 लोग होते हैं, ठीक है। 11 लोग एक टीम में खेलते हैं, लेकिन उसमें भी सबकी सैलरी अलग होती है। 3 से 4 प्लेयर जो होते हैं वो एक ए कैटेगरी के होते हैं, फिर उसके बाद बाकी के बी कैटेगरी के होते हैं, बाकी के फिर सी कैटेगरी के होते हैं, और इन सभी की सैलरी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि उनके इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के बेस पर उनकी सैलरी डिसाइड करनी है। जैसे राइट नाउ मैं बात करूं तो बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन तीनों की सैलरी 7 करोड़ के आसपास है, यानी ये लोग एक कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, राइट। तो उनकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बेस पे डिसाइड करना, ना कि ग्रुप के बेस पे। ओके, देयर वेज रेट शुड बी डिसाइड नॉट एज पर स्पेकुलेशन बट शुड नॉट ओनली बी साइंटिफिक स्टडी। और स्पेकुलेशन के बेस पे डिसाइड नहीं करना, ओनली साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी में यही देखना कि कैपेबिलिटी है, एजुकेशन है, ये सारी चीजों को देख के सैलरी डिसाइड करना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज अच्छा कर रहा है तो फ्यूचर में अच्छा करेगा, चलो सैलरी बढ़ा देते, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन।
फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल ये हमारे लिए है, एम्प्लॉइज का ध्यान रख रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। देखिए अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुआ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेसिस आर नॉट ओनली कंसिडर्ड बट एम्फसाइज ऑन लो प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो देयर। यानी कि हमें सिर्फ साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस पर ध्यान नहीं देना है, हमें लो प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी लो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल मेथड शुड बी कंसिडर, डेविएशन शुड बी फाउंड एंड करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन। हमें चेक करना है कि कितना कॉस्ट हो सकता है, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों को माइंड में रखना है। और अगर हमें डेविएशंस दिख रहे, डेविएशंस का मतलब अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें जो करेक्ट स्टेप्स की जरूरत है उसके लिए हमें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम एक्शंस भी लेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में मेन जो वर्ड है वो याद रखना है कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड टेक्निकल बेसिस के बेस पर काम तो करना ही है, बट इसके लिए हमें लो प्रोडक्शन कॉस्ट को भी फोकस रखना है, उसको भूल नहीं जाना है। ठीक है, फिर इन सारी चीजों को फोकस करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये दोनों दिमाग में रखो। एंड इफ देयर इज अ डेविएशन, राइट, इफ देयर इज अ डेविएशन देन करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन। क्लियर है, ये था हमारा इकोनॉमिकल। लास्ट पॉइंट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। जो ये साइंटिफिक मेथड है ये एक तरह का मेंटल रिवॉल्यूशन था। मेंटल रिवॉल्यूशन किसके बीच में था, वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज के बीच में। यानी अब यहाँ पे वर्कर्स के बारे में सोचा जा रहा है। देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। मेंटल रिवॉल्यूशन रिड्यूसेस स्ट्रेस बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स बिकम इजी। अब यहाँ पे जैसे अगर आप वर्कर्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, वो काम करे, उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बोनस दे रहे हो, राइट, ये सारी चीजें अगर आप दे रहे हो तो जो हमारा रिलेशन है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूसेस द स्ट्रेस। वर्कर्स और एम्प्लॉइज के बीच में जो सॉरी वर्कर्स और एम्प्लॉय तो सेम ही होता है, वर्कर्स और जो हमारे कंपनी के ऑनर्स होते हैं उनके बीच में जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है सैलरी और कंपनी में जो बोनस मिलता है। अगर ये सारी चीजें मिल रही तो जो हमारे उनके बीच में स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे कहते हैं ना, ऐसे समझो अनबन है। ठीक है, कभी कभार होता है ना, हमें वो अच्छे नहीं लगते, हम उनकी बात वो कितना भी बोले हमें सही नहीं लगता क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं। तो वो जो रिलेशन है ना वो मेंटेन होगा। अगर वो मेंटेन होगा तो डेफिनेटली जो गोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इजी बन जाएंगे। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तुम कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ तुम कुछ और मतलब निकाल रहे हो, या जो मैं कह रहा हूँ वो तुम नहीं कर रहे हो, तो हमारे बीच में क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा कि नहीं। जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो हमारा जो टारगेट है, जैसे जो मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले और मैक्सिमम नॉलेज गेन करे, नॉलेज भी लास्ट में जो हमारा टारगेट है वो है मार्क्स, राइट। हालांकि मेरा टारगेट है नॉलेज प्लस मार्क्स, नॉट मार्क्स प्लस नॉलेज। मेरा पहला टारगेट है नॉलेज प्लस मार्क्स, राइट। तो वो अगर मुझे गोल अचीव करना है तो हमारे बीच में कैसा होना चाहिए, एक रिवोल्यूशन होना चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन, कि आप मेरी बात को समझे, मैं आपकी बात को समझू, आप मेरी प्रॉब्लम समझे, मैं आपकी प्रॉब्लम समझू। जब ये होगा तभी हमारे बीच में स्ट्रेस डिक्रीज होगा और हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। क्लियर है इतना, तो ये है टोटल 8 पॉइंट्स जो दिया था किसने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, विंसल टेलर ने दिया था, टोटल 8 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। क्लियर इतना, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने कहा था, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, मैं एक ही क्लास में वन शॉट में एक्सप्लेन करूंगा विद इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिया वैसे डेफिनेटली वहां पे भी होंगे एग्जांपल्स। मेरे अकाउंट्स में भी अगर आप मेरी क्लास कभी अटेंड करोगे ना, आप नहीं किया तो जरूर अटेंड करना। इवन मेरी अकाउंट की क्लास में भी मैं विदाउट एग्जांपल्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। इंटरेस्ट मी, आप अकाउंट इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर आप अकाउंट्स रीड करते हो, लाइक कॉलेज में सीए सीपीटी या आई मीन फाउंडेशंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे भी आपको हेल्प होगी, कोई कंपटीटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे वहां भी हेल्प होगी, यानी हर जगह काम आएगा क्योंकि मैं उस लेवल की कैटेगरी में मैंने खुद पढ़ाई की है, मैंने खुद प्रिपरेशन किया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो। तो बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, मुझे बहुत भरोसा है अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।